का करंट ड्रॉ करता है, 3.4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से कितना 3.4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। तो फर्स्ट केस देखिएगा, केस फर्स्ट में हमने बोला कि करंट कितना है 3.4 एम्पियर, I is equal to 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, यानी कि वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो वोल्टेज 220 वोल्ट दे रखा है। उसके बाद वो बोल रहे हैं व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। ठीक, तो क्या करेंगे कि यही इलेक्ट्रिक आयरन, अगर इसी इलेक्ट्रिक आयरन को हम 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन से कनेक्ट कर दें तो फिर वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, वो ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो देखिएगा कैसे निकालेंगे। An electric iron draws a current of 3.4 ampere from the 220 volt supply line. तो by Ohm's law V is equal to IR, ये होता है। तो यहाँ से मैं R की वैल्यू निकाल लूँगा। R is equal to क्या हो जाएगा, V upon I। ठीक है, V कितना है 220 और I कितना है 3.4। पॉइंट गया तो ऊपर एक और जीरो आ गया, और 2 17 सा 34, 2 11 सा 22 और 2 जीरो आ गया। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1100/17 ओम, ये हो गया। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक आयरन सेम है, इलेक्ट्रिक आयरन चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या है कि जब भी कभी हम किसी भी डिवाइस की बात करते हैं, चाहे फिर वो इलेक्ट्रिक आयरन हो, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो, ट्यूबलाइट हो, फैन हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो जब रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो जब यही रेजिस्टेंस रहने वाला है इसका 1100/17 ओम, यही रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब ये कह रहे हैं कि इसी इलेक्ट्रिक आयरन को अब 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अब वो करंट कितना ड्रॉ करेगा, तो देखिएगा केस सेकंड में क्या है। हाँ जी, केस सेकंड में अब आई निकालना है हमको कि आई कितना है, और वोल्टेज कितना बोल रहे हैं वो 110 वोल्ट, और रेजिस्टेंस किसी भी डिवाइस का सेम रहता है, रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। तो 1100/17 ओम ये रेजिस्टेंस है। चलिए जी, अब देखिएगा कि यहाँ से आई की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन बाय ओम्स लॉ, V is equal to IR। V कितना है 110, I मल्टीप्लाइड बाई R कितना है 1100/17। ठीक है, तो 110 है ना, तो सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 1 सा 11, 11 10 सा 110 हो गया। ठीक है, तो I कितना हो गया, I मल्टीप्लाइड बाई 10/17 इज इक्वल टू 1। मैंने इसको पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, और इधर हमारे पास 1 बचा, 1 को मैंने राइट हैंड साइड में लिख लिया। तो अब I की वैल्यू कितनी हो गई, 17 ऊपर चला जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में तो 10 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 17/10 यानी कि 1.7 एम्पियर। 1.7 एम्पियर, बताइए समझ में आ गया होगा शायद, क्लियर है? नहीं, आप ये देखिएगा कि इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रिक आयरन, ये बोला यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सेम इलेक्ट्रिक आयरन को अब 110 वोल्ट की सप्लाई हम दे देते हैं, मतलब 110 वोल्ट का वोल्टेज देते हैं। तो जब 110 वोल्ट का हमने वोल्टेज इसको दिया तो 110 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस इसका यही रहेगा। रेजिस्टेंस कभी भी किसी बॉडी का चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है। तो रेजिस्टेंस उसका 1100/17 आ गया। मैंने फिर से ओम्स लॉ लगाया, V is equal to IR। V की वैल्यू 110, I as it is, R की वैल्यू 1100/17। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 10 सा 110। ठीक है, तो 1 is equal to I into 10/17। ठीक है, मैंने I into 10/17 को इधर लिख लिया, वहाँ भी लिख लोगे तो भी कोई बात नहीं, यहाँ लिख लिया और 1 को इधर लिख लिया। अब 17 यहाँ डिनोमिनेटर में, तो ये राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा, 10 यहाँ न्यूमरेटर में, तो ये राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 17/10 इज 1.7, तो 1.7 एम्पियर। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है इतना? ऑनलाइन वाले बता देंगे? यस सर। ठीक है,
चलिए जी, अब इसके बाद अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है पेज नंबर 11 पर, ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, तो वी और आई के बीच में अगर हमें ग्राफ बनाना हो तो क्या होता है? तो देखिए, ऐसे अगर सिर्फ पढ़ने के लिए मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए और हमसे पूछा जाए कि वी और आई के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप ये बता देंगे वी और आई के बीच में ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो ये हम बताएंगे बाई ओम्स लॉ, के ओम्स लॉ ये कहता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और जब भी कोई दो चीज़ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उनका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब इस चीज़ को प्रूफ भी करके देखेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा, जो पेज नंबर 11 पर हम हैं इसमें है, इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग्स V एंड द corresponding current values I, the graph is found to be a straight line passing through the origin। तो ग्राफ हमें कैसा मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन मिलता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। A straight line graph can be obtained only if the two quantities are directly proportional to one another। एक straight line graph हमेशा तभी मिलता है जब दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, तभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको मिलता है। ठीक, उसके बाद है, सिंस द करंट पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन वी कंक्लूड दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमको वैसे भी पता है कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने ओम्स लॉ में देख रखा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसको प्रूव करके देखेंगे कैसे। हमारे पास ये क्वेश्चन जो मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, ये क्वेश्चन एक बार CBSE में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है ये कैसा है, अब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आएगा ग्राफ बनाने वाला, तो आपको एग्जाम में ना ग्राफ पेपर जरूर दे रखा होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल। अच्छा, कॉइल का मतलब क्या है? एक स्ट्रेट हमारे पास वायर है, उस वायर को ही ना टर्न्स दे दी, उसको टर्न्स दे दिए तो कॉइल बना दिया उसका। और कॉइल भी क्यों बनाया जाता है, ये ना मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कॉइल क्यों बनाया जाता है। एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से क्या होता है कि मैग्नेटिज्म जो है वो बढ़ जाता है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से। और मैग्नेटिज्म हमें क्यों बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, ये डिटेल में अगले चैप्टर में करते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। सीधा सीधा ये समझिए, कॉइल क्या होता है? एक सीधे वायर को लेकर ट्विस्टेड टर्न्स, जैसे कि लैंडलाइन टेलीफोन का वायर होता है, उसको कॉइल बोल देते हैं। ठीक है, the values of current I flowing through a coil for the corresponding values of the potential difference V across the coil are shown below। तो अब देखिएगा, ये हमको ना कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। हाँ जी, वैल्यूज क्या है? आई दे रखा है, आई करंट इन एम्पियर्स और वी वोल्टेज इन वोल्ट्स। जीरो 0.05, 0.10, 0.20, 0.30 और 0.40, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40। फिर जो वोल्टेज है वो कितना कितना दे रखा है? देखिए 0.85, 1.70, 3.5, 5.0 और लास्ट में 0.68 लिखा है, जो कि गलत है, 6.8 एक्चुअली, 6.8। ठीक है, ये है। अब वो बोल रहे हैं प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो आपको V और I के बीच में ग्राफ बनाना है और कॉइल का रेजिस्टेंस आपको पता लगाना है। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा कि मैं ग्राफ बनाऊंगा तो हमें, आपकी मर्जी है, चाहे आप x एक्सिस पर V ले लीजिए और y एक्सिस पर I ले लो, चाहे उल्टा करो, y एक्सिस पर आप V ले लो और x एक्सिस पर I ले लो। तो
जैसा कि यहाँ भी कर रखा है, और जनरली हम VI ग्राफ बनाते हैं, वोल्टेज करंट ग्राफ बनाते हैं। तो VI ग्राफ अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं पहले V बोल रहा हूँ, तो V को कहाँ लूँगा, एक्स एक्सिस पर, और I को कहाँ लूँगा, Y एक्सिस पर। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। हम यहाँ पर सिर्फ ये शो करना चाहते हैं कि V और I के बीच में जो ग्राफ है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन टू द ओरिजिन। ये Y एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। Y एक्सिस पर मैंने ले लिया I इन एम्पियर्स, जीरो, हाँ जी कितना है 0.05, तो उतना ही गैप ले लो, 0.05, फिर 0.10, अपना 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, 40, हमें 40 तक ही जाना है। ठीक है, एक और लिख लो चाहे तो 0.45, यहाँ तक हमने ले लिया। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हो गई करंट की Y एक्सिस पर। अब X एक्सिस पर जो हम वैल्यूज़ ले रहे हैं, X एक्सिस पर हम वोल्टेज की वैल्यूज़ लेंगे। तो X एक्सिस पर हम लेंगे 0.85, एक मिनट, यहाँ पर जो गैप है, यहाँ पर भी सारे के सारे 5 के मल्टीपल्स हैं, तो 6.8 तक हम जा रहे हैं। हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ना 0.55 का गैप ले लो, 0.5, 1.0, क्योंकि वैल्यू 6.8 अप्रॉक्सीमेटली 7 तक जाना है। तो अगर मैं 0.5 का गैप लूँगा तो मुझे लगभग 14 डिविजन्स चाहिए होंगी, 14 डिविजन्स चाहिए होंगी। तो 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, बस इतना ले लीजिए। यहाँ मेंशन कर दीजिए V वोल्ट्स। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हम वोल्टेज ले रहे हैं, वोल्ट्स में ले रहे हैं। अब देखिएगा ये वैल्यू कितनी है, 0.85। जब x यानी कि वोल्टेज एक्स एक्सिस पर 0.85 है तो करंट कितना है, 0.05। 0.85 कितना है, 1 से थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली नहीं मेंशन कर पाया यहाँ पर, तो 1 से थोड़ा सा छोटा 0.85। 0.05 यहाँ पर है, तो यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल और यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करी, ये दोनों यहाँ पर मीट कर गई, यहाँ पर आपने एक डॉट लगा दिया। सही है, ठीक। अब इसी तरीके से दूसरी वैल्यू देखिए, 1.70 पर करंट कितना है, 0.10। तो 1.70 क्या है, 1.5 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो 1.5 से बड़ा और 2 से छोटा लगभग यहाँ पर बीच से थोड़ा सा पहले, तो यहाँ पर वैल्यू 0.10। एक डॉट यहाँ लगा दिया इस तरीके से। फिर अगली वैल्यू आ रही है 3.5। जब 3.5 है तो करंट कितना, 0.20। तो 3.5 पर करंट है 0.20। फिर 5 पर करंट है 0.30। 5 पर करंट है 0.30। 5 पर करंट है 0.30। 6.8 यानी कि 7 से थोड़ा सा कम पर, 7 से थोड़ा सा कम पर यहाँ पर 6.8 है। 6.8 पर करंट है 0.40। अब अगर आप स्केल रखकर और इन डॉट्स को मिलाते चले जाओगे, तो
तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर वही सेम स्केल आपने रख रखा है बिना उसको डेविएट करे और आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये ओरिजिन से पास होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। जब भी कभी कोई क्वेश्चन आता है तो वो कहते हैं कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई टू प्रूव दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो आप ये कहेंगे बिकॉज द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन देयरफॉर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये आपसे ये कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में इन्होंने ये भी बोला है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक। तो मेरे पास वी और आई की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं और वो कह रहे हैं कि आपको रेसिस्टेंस निकालना है। तो रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम? यहाँ पर आप ये कहते हैं कि फर्स्ट केस ले लीजिए, केस फर्स्ट, जैसे v इज इक्वल टू आई आर होता है तो r कितना हो गया v अपॉन आई, ठीक है। तो v इतना है और i इतना है, तो केस फर्स्ट में आप r निकालिए। v कितना है 0.85 और i 0.05। इधर देखिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया 85/5, तो कितना हो गया 70 ओम। केस फर्स्ट ये हो गया। उसके बाद केस सेकंड लिखिएगा। केस सेकंड में भी तो ये r इज इक्वल टू v अपॉन i, तो 1.70 अपॉन 0.10, इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, तो 170 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया, 17 अपॉन 1 इज 17 ओम, ये हो गया। केस थर्ड, r इज इक्वल टू v अपॉन i, तो v कितना है 3.5 और i कितना है 0.20, 3.5 और इधर है 0.20। 0.20 को मैं 0.2 लिख सकता हूँ, है ना। उसके बाद डेसिमल के बाद में आप 0 कितने भी लगा दीजिए, लास्ट में अगर 0 लगे हैं तो हटा सकते हैं। वो मैंने हटाया इस वजह से कि इधर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, इधर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। जब हम दूसरे इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है 17.5। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली, ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन होता है, इक्वालिटी का साइन तो ये होता है पैरेलल लाइंस, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन ये होता है, थोड़ी कर्व्ड सी आप लाइंस बना लीजिए। तो 17.5 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 17 ओम। हम ये कहेंगे 0.5 ऊपर नीचे अगर रेसिस्टेंस हो भी जाए तो थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत चलता है। तो इसी तरीके से केस 4 देखिएगा। केस 4 देखिए, केस 4 में क्या है कि वोल्टेज कितना 5 और करंट कितना 0.30। अपॉन 0.30, 0.30 लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट हटाइए, इधर करिए, ये हो गया 16.9, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये 51 होता तो 17 3 51 हो जाता पूरा सीधा सीधा, ठीक है। तो ये 51 से थोड़ा सा कम है, तो ये 17 3 51, ये 17 से ज़रा सा कम आ जाएगा, 16.9 को अप्रॉक्सीमेटली 17 ओम बोलेंगे, ठीक है। केस 5, केस 5, हाँ जी, केस 5 क्या होगा फिर ये 6.8 अपॉन 0.40, इधर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, तो 417 जा 17 ये हो गया, ठीक है। ये पांचों केसेस आ गए और पांचों केसेस में मैंने ये देखा कि जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस हमारा 17 ओम ही आ रहा है, यानी कि रेसिस्टेंस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का चेंज नहीं होता, क्लियर है।
चलिए जी, अब अगला टॉपिक देखेंगे। तो ये जो ग्राफ बिटवीन बी एंड आई है, इसमें इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। हाँ जी, फिर अगला टॉपिक थ्योरेटिकल है, जो आप सब लोग वैसे भी जानते ही हैं, आसान है। देखिए क्या है इसमें कि गुड कंडक्टर्स, रेसिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। गुड कंडक्टर क्या है, रेसिस्टेंसेस क्या हैं और इंसुलेटर्स क्या हैं, ये। तो आप ये देखिएगा, दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, वो सब्सटेंसेस जिनका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि जो रेसिस्ट नहीं कर रहे हैं, जो करंट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं, फ्लो होने दे रहे हैं, तो जिनमें से करंट बहुत अच्छे तरीके से फ्लो हो जाए, उनको क्या बोलते हैं हम, गुड कंडक्टर्स। तो वो सारे गुड कंडक्टर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड है दो सब्सटेंसेस विच हैव कंपेरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंसेस। जिन सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस थोड़ा सा हाई है, उनको हम क्या बोल देंगे कि वो रेसिस्टर्स हैं, वो रेसिस्ट करेंगे, थोड़ा सा हाई है उनका रेसिस्टेंस, ठीक है, उनको रेसिस्टर्स बोल देंगे। थर्ड है दो सब्सटेंसेस विच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो जिनका रेसिस्टेंस इनफाइनाइटली हाई है, यानी कि रेसिस्टेंस उनका इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस है उनका कि वो अपने अंदर से करंट को पास ही नहीं होने देंगे, पूरी तरीके से रोक ही दिया हो, तो उसको क्या बोलेंगे, वो कहलाते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। ये मिटा रहा हूँ साहब। Factors affecting the resistance of a conductor. The electrical resistance of a conductor depends on the following factors. तो ये चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। सबसे पहला है अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो चार फैक्टर्स हैं जिन पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, जिनकी वजह से रेसिस्टेंस का फ़र्क पड़ जाता है। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि रेसिस्टेंस जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल आइटम का जो रेसिस्टेंस है वो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि नहीं नहीं, ये चेंज भी होता है, ये चेंज भी होता है। तो ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा वो देखेंगे। तो पहला फैक्टर होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर मतलब हमारे पास मान लीजिए ये एक वायर है, इस वायर की लेंथ है L, मान लीजिए छोटा सा वायर का टुकड़ा है, तो इसका जो रेसिस्टेंस है R, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने इस वायर को खींचकर लंबा कर दिया, अगर मान लीजिए इस वायर को हमने खींचकर थोड़ा सा लंबा कर दिया, यानी कि हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी, तो इस वायर का रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर वायर को खींचकर बढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, अगर वायर को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, छोटा कर दिया, यानी कि उसकी लेंथ को रिड्यूस कर दिया, तो रेसिस्टेंस भी घट जाएगा, ठीक है। पहला फैक्टर ये है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, area of cross section of the conductor। area of cross section of the conductor, area of cross section हो गया दूसरा फैक्टर, ठीक है। ये क्या होता है,
ये वाला जो एरिया है ना, जैसे मान लीजिए मैं किसी भी वायर की बात करूँ तो वायर वैसे बड़ा पतला सा होता है, लेकिन अगर वायर को आप गौर से देखो, या ये मोटा वायर आपको ये दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको गौर से देखो तो सिलेंड्रिकल शेप का है। अगर इसका कोई भी छोटा सा आप टुकड़ा देखें तो वायर इस तरीके से, भाई इसी को थोड़ा और मोटा कर दो तो ऐसी शेप हो जाएगी। तो सिलेंडर क्या होता है कि इधर से तो ऐसे मतलब कर्व शेप होती है, और इस तरफ से अगर देखें तो सर्कल नज़र आता है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये जो सर्कल वाला एरिया है, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप ये देखिएगा कि ये वाला जो एरिया है इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, इसको मैंने कैपिटल ए बोल दिया। तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब आप शायद जान रहे होंगे कि अगर एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, और एरिया अगर घटा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद के जो दो फैक्टर्स हैं, उसके बाद के दो फैक्टर्स देखिएगा, एक है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, थर्ड है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास हम मटेरियल ही चेंज करते हैं वायर का, है ना, तो तब रेजिस्टेंस चेंज होता है। मटेरियल का मतलब क्या है, अभी कॉपर का वायर था, आपने कॉपर हटा दिया, अब आपने एल्यूमिनियम का ले लिया या आपने आयरन का ले लिया, तो आप ये कहेंगे कि भाई आपने मटेरियल ही चेंज कर दिया है। तो जब आपने मटेरियल ही चेंज कर दिया है तो फिर रेजिस्टेंस बदल जाएगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ द मटेरियल, उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अगर आपने मटेरियल चेंज कर दिया तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर से अ वायर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड। Some materials have low resistance whereas others have high resistance. कुछ का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, कुछ का बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, if we take two similar wires having equal lengths and diameters of copper metal and nichrome alloy, we will find that the resistance of nichrome wire is about 60 times more than that of the copper wire. तो निक्रोम का जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर के कंपेरिजन में 60 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, 60 टाइम्स ज़्यादा होता है। उसके बाद फोर्थ देखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। तो ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और टेम्परेचर कम कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी कम होता है। ठीक है, फार्मूला इनका, ये जो टेम्परेचर वाला है फार्मूला अपने सिलेबस में नहीं है, तो हमको टेम्परेचर वाला नहीं करना, हमको इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल वाला वो भी नहीं करना है, हमें इन दोनों पर कंसंट्रेट करना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो चारों के चारों आपको मेंशन करना है। ठीक है, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंथ और एरिया पर बनते हैं। ठीक है, अगर फैक्टर्स पूछे जाएंगे कि किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो आप ये चारों फैक्टर मेंशन करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, अगला टॉपिक रेजिस्टिविटी अभी करते हैं, बस 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ।
हाँ जी, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर हो गया, नेचर ऑफ द मटेरियल हो गया और टेम्परेचर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी देखिएगा क्या है। एज वी हैव सीन दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। रेसिस्टिविटी में मेरे को ये देखना है रेसिस्टिविटी में हमने ये कहा कि सिंस resistance is directly proportional to length of conductor, resistance is inversely proportional to area of cross section of conductor, यानी कि R is directly proportional to L and R is directly proportional to 1/A, ये है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, it implies that R is directly proportional to L/A. R is directly proportional to L/A। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जैसे हमने ओम्स लॉ में देखा था कि वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये हमने देखा था। तो हमने वहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए इक्वालिटी साइन लगाया और इक्वालिटी साइन के साथ हम हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वहाँ पर आ गया था रेसिस्टेंस R, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा रो। R इज इक्वल टू रो, ऐसे बनाते हैं इस तरह से, रो R इज इक्वल टू रो L/A, where रो इज कॉल्ड resistivity where rho is called resistivity of the material of which the conductor is made. Of which the conductor is made. Rho is called resistivity of the material of which the conductor is made. तो इसमें ना ऐसा होता है कि जैसे हमने ये कहा कि जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस किसी भी डिवाइस का होता है या किसी भी कंडक्टर का होता है, लेकिन जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी होती है मटेरियल की। तो हमने ये बोला कि अगर कोई वायर मैंने लिया जिसकी लेंथ ज़्यादा है तो उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर किसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा। तो रेसिस्टेंस तो इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन रेसिस्टिविटी किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। रेसिस्टिविटी का क्या है कि आपने इतना सारा वायर ले लिया या बहुत बड़ा एक कॉपर का ब्लॉक ले लिया तो उसकी भी रेसिस्टिविटी वही होगी जो एक छोटे से कॉपर के टुकड़े की होगी। यानी कि रेसिस्टिविटी वो कंडक्टर की लेंथ पर, एरिया पर, इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है कि किस चीज़ का बना हुआ है। तो रेसिस्टिविटी का मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ ये मटेरियल डिपेंडेंट है कि कॉपर की रेसिस्टिविटी फिक्स्ड है कि इतनी ही होगी, एल्यूमिनियम की रेसिस्टेंस फिक्स्ड है ये इतनी ही होगी। उसका उस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपने कॉपर की कॉइलिंग लगाकर आपने इलेक्ट्रिक टोस्टर बनाया या आपने इलेक्ट्रिक हीटर बनाया, ओवन बनाया, टीवी बनाया, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपने बनाया तो उसे उससे मतलब नहीं है। वो तो सीधा ही बोलेगा कॉपर है, कॉपर की रेसिस्टिविटी इतनी। अच्छा एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी इतनी। तो वो मटीरियल पर डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? अब इसके बाद आप आइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें यहाँ तक क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? चलिए आगे चलता हूँ मैं। अब जैसे हमने ये कहा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन है, तो रो यहाँ से क्या हो जाएगा? इट इम्प्लाइज दैट रो इज इक्वल टू R H O, रो ये बोलते हैं। रो इज इक्वल टू ये A यहाँ डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, R A, ये L यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। अब अगर मेरे को इसकी ऐसा यूनिट बतानी है तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? R क्या है? R की ऐसा यूनिट ओम, एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। यही होता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर में है ओम मीटर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बचा? ओम मीटर। देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। तो रो
की ऐसा यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। तो रेसिस्टिविटी नेचर पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी। अगेन टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाले न्यूमेरिकल अपने स्टेटस में नहीं है, तो हम तो नेचर तक ही फिक्स रहेंगे। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाले नहीं। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, वाई वी यूज़ कॉपर एंड एल्यूमिनियम फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वाई नॉट सिल्वर। हम कॉपर और एल्यूमिनियम को ही इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए क्यों यूज़ करते हैं, सिल्वर को क्यों नहीं करते। एक्चुअली जो सिल्वर है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर को क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, सिल्वर महंगा होता है, चांदी महंगी होती है। तो वही है, देखिएगा, सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आंसर इज सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So it is obvious that we should make electric wires of silver metal, but silver is a very costly metal. सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेटल होता है, तो सिल्वर की वायर लगाएंगे तो पता चला सारा बजट उसी में खराब हो जाएगा। ठीक है, वी यूज़ कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव वेरी लो रेसिस्टिविटीज ड्यू टू विच दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर की, एल्यूमिनियम की, इन दोनों की रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। रेसिस्टिविटी जिसकी कम होगी, इसका मतलब देखिए रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी रेसिस्टिविटी कम उसका रेसिस्टेंस भी कम, और रेसिस्टेंस जिसका कम वो उतना ही अच्छा कंडक्टर है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट को रोकने की कैपेबिलिटी इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। ठीक है, करंट को रोकने की कैपेबिलिटी इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी कम है, इसका मतलब क्या है कि करंट का फ्लो बहुत आसानी से हो जाएगा, मतलब वो करंट को कम रोक पा रहा है, करंट को आसानी से फ्लो होने दे रहा है, मतलब गुड कंडक्टर है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर एटसेट्रा आर मेड ऑफ एन अलॉय। तो जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर एटसेट्रा आर मेड ऑफ एन अलॉय। तो ये अलॉय के क्यों बने रहते हैं हीटिंग एलिमेंट्स। हीटिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जब भी कभी किसी, हम अलॉय बताता हूँ क्या होता है। अलॉय ऐसा होता है कि जब भी कभी कोई दो मेटल्स जो हैं वो आपस में ना मिक्स कर दिए जाते हैं, मिक्सचर बना दिया जाता है, तो उसको हम अलॉय बोलते हैं। ठीक, तो जैसे आपने सुना होगा जो बाइक्स आती हैं, स्कूटर्स, बाइक्स, कार्स, इनमें आजकल अलॉय व्हील्स आते हैं। हाँ, स्टील भी एक तरीके का अलॉय है, सॉलिड। तो वो होता है क्या है कि मतलब एक मान लीजिए कॉपर में और जिंक में, कॉपर को और जिंक को हमने मिक्स कर दिया, तो कॉपर और जिंक को मिक्स करने से एक अलॉय बन जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग अलॉय बन जाता है। तो अलॉय व्हील्स की खास बात ये होती है कि एक तो नॉर्मल मेटल से ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई गाड़ी है जिसमें अलॉय व्हील है, या कोई स्कूटर है उसमें अलॉय व्हील है, वो कहीं गड्ढे में भी चला जाता है या ज़्यादा ख़राब रोड है वहाँ पर चलता है, तो उसका जो टायर है, उसके टायर के ख़राब होने के या उसका अलाइनमेंट ख़राब होने के, वो टेढ़ा मेढ़ा होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि उस पर रस्टिंग का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। वो सालों साल अगर कीचड़ में और पानी में गंदे तरीके से चलता रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर रस्टिंग होती ही नहीं। आयरन पर हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उस पर नहीं होगी। तो ये अलॉय का फ़ायदा है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में अलॉय का फ़ायदा क्या होता है कि अलॉय का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को वो रोकता है, एब्जॉर्ब करता है। आप कहेंगे फ़ायदा क्या है, तो नुकसान है। ठीक है, किसी किसी केस में ये फ़ायदा भी है, जैसे हीटर। तो हीटर के केस में क्या है कि अगर हमने अलॉय से हमने उसका वायरिंग कर दी, हीटर की वायरिंग कर दी अलॉय से, तो अलॉय क्या करेगा, अलॉय करंट को ज़्यादा पास नहीं होने देगा, तो करंट को रोकेगा। जब करंट को रोकेगा तो करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स लगातार फ्लो होना चाहते हैं, लेकिन अलॉय की प्रॉपर्टी है कि मैं फ्लो नहीं होने दूंगा। इलेक्ट्रॉन्स एक के पीछे एक फ्लो हो रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे पर, टक 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 टक्कर लगती जा रही है। अलॉय कह रहा है नहीं भाई, पास नहीं होने दूंगा, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी है, रोक कर रखूँगा, रेसिस्टेंस है मेरा बहुत ज़बरदस्त, तो मैं जाने नहीं दूंगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे कि मुझे तो फ्लो होना है, और अलॉय कहेगा मैं फ्लो नहीं होने दे रहा। तो वो जो बार बार टक्कर लगती रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की आपस में, तो उससे होगा क्या, उससे ना हीट जनरेट होनी शुरू होगी। कभी भी आप देखें, अगर आप क्लैपिंग भी करते हैं बहुत देर तक, अगर आप क्लैपिंग भी करते रहेंगे तो आपके तो नॉर्मल हाथ है ना, वो अगर क्लैपिंग भी आप करते रहेंगे तो वो थोड़ी देर में गर्म हो जाएंगे। ठीक है, आप कोई दो आयरन की कोई छोटी कोई रॉड्स ले लो, उनको टन 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 आपस में आप मारते रहिए, तो देखिए वो भी थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा।
तो होता क्या है कि धीरे 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 वो जो अलॉय है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। एक और ख़ास प्रॉपर्टी होती है अलॉय की, पिघलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि गर्म होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है, मेल्ट हो गया, ठीक है। ऐसे मेल्ट हो गया तो बस फिर तो आपने कर ली, कपड़ों को प्रेस कर लिया आपने, ठीक। तो क्या होता है कि नीचे तो लगी रहती है एक मेटल की प्लेट, कोई भी जो इलेक्ट्रिक आयरन है उस पर नीचे तो मेटल की प्लेट और ऊपर में कॉइल बनाई रहती है अलॉय की, किसी भी अलॉय की, चाहे वो निक्रोम हो, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे वो मैंगनीज हो। ये कॉमनली यूज अलॉयज़ हैं। तो उनको वो कर रखा होता है, कॉइल बना रखी होती है और वो कॉइल मेटल से टच होती है। अब वो कॉइल धीरे 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 गर्म होनी शुरू होती है क्योंकि हाई रेसिस्टेंस है। जब वो गर्म होता है तो मेटल प्लेट भी गर्म होती है, प्रेस की प्लेट गर्म हो गई, अब आपने कपड़ों पर प्रेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। और यही कॉन्सेप्ट किसमें? इलेक्ट्रिक गीज़र में। इलेक्ट्रिक गीज़र में कोई बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो 8,000 10,000 और उसमें डिजिटल है और उसमें ये और ये रिमोट से चलता है और ये टेम्परेचर सेंस कर लेता है। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। जो मेन जो उसमें चीज़ होती है वो होता है कि भाई आपने अलॉय कौन सा यूज़ करा है इसमें। कांस्टेंटन और मैंगनीज अगर यूज़ करा है तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का गीज़र है। तो गीज़र में भी क्या होता है, वही जो कॉइल है वो कॉइल लिपटी हुई पड़ी रहती है, पानी आकर उसमें स्टोर होता है, आपने स्विच ऑन कर दिया, अब वो कॉइल जो है वो गर्म होनी शुरू हुई। जब कॉइल गर्म होनी शुरू हुई तो पूरा पानी गर्म हो गया, बस। हीटर में भी यही कॉन्सेप्ट है। हीटर में क्या है, ये जितने भी वो कॉइल्स हैं वो कॉइल्स गर्म होनी शुरू हुई तो फिर रेडिएट करेगी ना आसपास के टेम्परेचर में, तो वो हीट रेडिएट करना शुरू कर देता है, बस। और कईयों में क्या होता है कि मतलब सिर्फ हीटर में आकर आजकल हीट ब्लोअर भी आने लगे हैं। तो वो जो हीटिंग एलिमेंट है, इधर तो हीटिंग एलिमेंट वो तो जल रहा है, ब्लो हो रहा है, वो तो जलता जा रहा है। तो जब वो जल रहा है और पीछे से आपने उसमें फ़ैन लगा दिया, अब फ़ैन जब चालू होगा तो फ़ैन उसकी हीट को और तेज़ी से रेडिएट करेगा, फिर आप हाथ सेकोगे उसका हवा और बढ़िया गर्म, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो जी दिस वाज ऑल अबाउट रेसिस्टिविटी। अब इस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स देखूँगा, देखिएगा जरा है भी इसमें, ठीक है। कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। वही रात तक आप मैसेज चेक कर लेना, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ जो लाइट वाला चैप्टर है। तो आज पहली क्लास मैंने ली थी लाइट की, तो कोई भी बच्चा अगर आना चाहे सुबह 7 बजे क्लास होगी तो आ जाए।